हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्रा साइंस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं और बिल्कुल शुरू से समझ रहे हैं, जीरो लेवल से। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरी देखना और अपने सुंदर बेहतरीन से नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए, आज की वीडियो में हमें किन किन टॉपिकों को समझना है। देखिए, आज हम समझेंगे यहाँ कक्षा 11th रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है और अध्याय हमारा रहेगा इसमें 1। ठीक है, पहले भाग का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम समझने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे दोस्तों रसायन विज्ञान की परिभाषा और परिचय के बारे में। क्या समझेंगे यहाँ? रसायन विज्ञान की परिभाषा और परिचय, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। और हम समझेंगे यहाँ रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में। जो रसायन विज्ञान है आपकी, तो उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और दूसरी बात हम समझेंगे यहाँ रसायन विज्ञान का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से हमें पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री जो है उसको हमें पढ़ने से जीवन में क्या लाभ मिलने वाला है, हम इस वीडियो में समझेंगे यहाँ। ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे यहाँ द्रव्य की कणिक प्रकृति। द्रव्य की कणिक प्रकृति का मतलब द्रव्य की परिभाषा और द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, इसी वीडियो में हम यहीं पर समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे यहाँ एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यनिहित प्रश्नों के भी उत्तर। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और वीडियो में एक एक कंसेप्ट आपके बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा, वीडियो को स्किप मत करना। और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपनी पेन और कॉपी को भी साथ लेकर बैठना ताकि आप साथ के साथ इन चीज़ों को नोट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हेडिंग डाल ली हमने यहाँ रसायन विज्ञान, अर्थात जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान देखिए क्या है, बहुत ही सीधी सी परिभाषा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, मतलब रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, अर्थात विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, यह एक विज्ञान की शाखा है और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? पदार्थ के संगठन और उसकी संरचना और उनसे संबंधित हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ? रसायन विज्ञान। तो देखिए कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे यहाँ। तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उनसे संबंधित भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों तथा उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं, अर्थात उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। हम आगे समझेंगे रसायन विज्ञान जो शब्द है ये हमें मिला कहाँ से है, रसायन विज्ञान शब्द दिया किसने है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के जो जनक हैं या पितामह रहे हैं, कौन रहे हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान शब्द हमें कहाँ से उत्पत्ति हुई है, किसने दी है, तो इस सब के बारे में हम समझेंगे यहाँ इतिहास, इसका परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में परिचय। तो आइए हम समझते हैं यहाँ परिचय, इंट्रोडक्शन किसका? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन से मतलब क्या है? तो देखिए केमिस्ट्री शब्द को जो है ना, ये कहाँ से हमें मिला, किसने दिया, कैसे क्या है, इसके बारे में बातें तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए डिटेल से, कहानी सुनो ध्यान से। जो रसायन विज्ञान है उसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिए। दूसरी बात याद रखिए, जो केमिस्ट्री शब्द जो है वो मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हमें मिला है। ठीक है, और जो कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो होता है काला रंग। काला रंग क्यों? क्योंकि जो मिस्र देश की जो मिट्टी थी उसका रंग काला था, इसीलिए उसका प्राचीन नाम जो पड़ा था वो कीमिया शब्द पड़ा था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं तुम्हें दो बातें और बता रहा हूँ, दो बातों को याद करो। ठीक है, दो बातों के बाद फिर आपका काम खत्म। तो देखिए पहली चीज़ सुनो ध्यान से। पहली चीज़ क्या है कि जो बर्जीलियस है ना, जो वैज्ञानिक बर्जीलियस है, उसको रसायन विज्ञान का पितामह अर्थात ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो वैज्ञानिक है लेवोसिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसिये है और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री वो बर्जीलियस है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हम इसको नोट करेंगे। देखिए समझिए, सबसे पहली बात याद रखिए। सबसे पहली बात, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी बात याद रखिए, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? मिस्र देश से हुई है। अच्छा, मिस्र देश से जो हुआ है ये प्राचीन नाम था उसका। ठीक है, प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। जो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आ सकते हैं। जो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बताइए किस देश से हुई है? तो वो मिस्र देश से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है उसका मतलब क्या है या किस शब्द से हुई है? तो उस वो जो हुई है हमारी कीमिया शब्द से हुई है। ठीक है, मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है। अच्छा, कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होगा? काला रंग। क्या होगा? काला रंग होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर पॉइंट पे याद रखिए 4, मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने का कारण क्या है? मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण ही इसका प्राचीन नाम क्या पड़ा है? कीमिया शब्द पड़ा है।
मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण ही इसका प्राचीन नाम क्या है, कीमिया शब्द पड़ा है। ये याद रखोगे बातों को। चलिए दो बातें और बताता हूं। देखिए इसको मैंने कलर चेंज करके लिखा है, इन दो बातों को मैंने कलर चेंज करके इसलिए लिखा है क्योंकि ये बातें जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बातों को याद रखना इसे। तो देखिए सबसे पहली बात याद रखिए कि जो बर्जीलियस है, बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह, रसायन विज्ञान का पितामह अर्थात ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिए नंबर 6 पे, लेवोशिए, कौन, लेवोशिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, लेवोशिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दो बातें मैंने आपको बताई है। सबसे पहली बात देखिए, ध्यान ये सुनिए, बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह और लेवोशिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अच्छा चलो रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अब तक आपने किन चीज़ों को समझा है। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले बताइए रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें हम पदार्थ के संगठन, उसकी संरचना, उसके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों और अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उसको हम रसायन विज्ञान कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात याद रखिए, रसायन विज्ञान के जो परिचय में मैं आपको सबसे पहले बताइए, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की स्पेलिंग याद कर लेना, CHEMISTRY। कभी भी कोई भी आपका आलतू फालतू का दोस्त जो मित्र होगा वो आपका मगज खा सकता है, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात क्या है कि जो रसायन विज्ञान है वो रसायन विज्ञान को जो अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है, और मिस्र देश के किस शब्द से हुई है, कीमिया शब्द से हुई है। ये बात याद रखोगे। अच्छा आगे समझती है, जो कीमिया शब्द जो है, कीमिया शब्द का मतलब क्या होता है बताइए। चलो सबसे पहले कीमिया शब्द का मतलब होता है काला रंग। अब काला रंग क्यों, क्योंकि जो मिस्र देश था उसकी मिट्टी का रंग ही काला था, इसीलिए उसका प्राचीन नाम कीमिया शब्द पड़ा था वहाँ से। अच्छा उसके बाद दो बातें मैंने आपको ये बता दी नीचे। तो चलिए अब हम आगे समझेंगे यहाँ इसके बारे में, रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान से हमें क्या फायदे हैं, रसायन विज्ञान को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ वो प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं उसको भी, रसायन विज्ञान का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को समझने से पहले हम एक हेडिंग समझते हैं, जो रसायन विज्ञान है उसकी शाखाएँ कितनी हैं, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की वो कितनी सारी है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि केमिस्ट्री की ब्रांचेज बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम निकाल के लाए हैं, उठा के लाए हैं आपके लिए। और जो ये शाखाएं जो बनाई गई हैं, ये शाखाएं क्यों बनाई हैं, किसने बनाई हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो देखो शाखाएं जो बनाई हैं ना, केमिस्ट्री के अध्ययन को सरल बनाने के लिए बनाई है ये बातें समझ लो पहली बात तो, क्योंकि केमिस्ट्री का अध्ययन करना इतना सरल नहीं था जब इन शाखाओं को नहीं बनाया गया था। तो कुछ वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो उन वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि भाई इस केमिस्ट्री का इस प्रकार से तो अध्ययन करना असंभव है, आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, जो बच्चे होंगे, तो वो किस प्रकार इसको हम पढ़ पाएंगे या वो किस प्रकार से इसको पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने क्या काम करा, इनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो जी कृषि से संबंधित कृषि रसायन हो जाएगा, कार्बन से संबंधित जितने भी यौगिक होंगे उनको कार्बन रसायन कह देंगे, जितने भी अकार्बन से संबंधित यौगिक होंगे उन सभी को हम अकार्बनिक रसायन कह देंगे, जितने भी हमारे विश्लेषण पर आधारित रसायन विज्ञान के जो कैलकुलेशन होंगी, गणनाएं होंगी, उसको हम विश्लेषक रसायन कह देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न रसायनों के अलग अलग भाग बना दिए, ठीक है। तो चलिए उन भागों को समझते हैं, कौन कौन से उनमें मुख्य भाग हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। अगर सभी को बताने लगा तो आज ही तुम्हें ना नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट को समझ लो और ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, तो सबसे पहला है हमारा अकार्बनिक रसायन, दूसरा क्या है कार्बनिक रसायन, और तीसरा क्या है भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन जिसमें अकार्बनिक यौगिक ही आते हों, जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो उनको अकार्बनिक रसायन, जिनमें कार्बन उपस्थित हो उनको कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन के अंदर क्या है, जिनके अंदर हमारी कैलकुलेशन आती है, जिनके अंदर हम गणनाएं करते हैं, वो हमारा भौतिक रसायन, ठीक है। तो चलिए विश्लेषक रसायन, जिसके अंदर विश्लेषण का अध्ययन करते हो, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल करके देखते हो, प्रैक्टिकल के आधार पर जो हम गणनाएं करते हैं वो सब हमारी क्या होगी, विश्लेषक रसायन के अंदर। औद्योगिक रसायन, जिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मान लो टूथपेस्ट है, डबल रोटी है, दुनिया भर की चीज़ों को हम बना रहे हैं, खाने पी रहे हैं, तो खाने पीने वाली चीज़ों को हम बना रहे हैं, तो बनाने के लिए जो हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं औद्योगिक रसायन। एक होता है जैव रसायन, ठीक है, कृषि रसायन, कृषि से संबंधित कृषि रसायन, नाभिकीय से संबंधित नाभिक रसायन, हरित क्रांति से संबंधित हरित रसायन हो गया। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण रसायन, औषधियों से संबंधित जो मेडिसिन से संबंधित केमिस्ट्री होती है उसको औषधि रसायन कहते हैं। उसके बाद भू रसायन, जो हमारी पृथ्वी से संबंधित होती है उसको भू रसायन कहते हैं। उसके बाद खगोलीय रसायन और खनिज रसायन, ठीक है, और ये रसायन और वो रसायन दुनिया भर के रसायन है। सबसे पहली बात तो ये सुन लो, और दूसरी बात एक और सुनो, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी दे रहा हूँ कि इसका नाम तुम खोज के बताओगे, मुझे कमेंट में बताओ इसका नाम क्या है। एक अपनी तरफ से बता दो तुम मुझे, इतने सारे नाम मैंने आपको बता दिए, 14 नाम बता दिए, 15वां नाम आप बता दो क्या है। एक अभी तो बहुत सारे बच रहे हैं, ठीक है, तो एक रसायन का आपको नाम बताना है कि जो रसायन विज्ञान का भाग है कौन सा है। तो एक नाम तुम मुझे बता दो, ज़्यादा डिटेल से मत जाओ, डिटेल में तो बहुत सारे दुनिया भर के नाम है,
इतने ज़्यादा हमें नामों पर करना कुछ नहीं है, हमारा कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। तो बस तुम्हें क्या पता है, मुख्य मुख्य बात याद कर लो कि केमिस्ट्री के बहुत सारे नाम होते हैं, और उनमें से 2-4 चीज़ों को पकड़ भी लो। कौन कौन सी है? कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, कृषि रसायन, है ना, विश्लेषक रसायन, हरित रसायन, भू रसायन, पर्यावरण रसायन, तो ये और वो दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो महत्व है, केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों पढ़ें हम केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री को पढ़ने के फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए समझते हैं हम रसायन विज्ञान के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के क्या महत्व है भाई, केमिस्ट्री से हमें क्या फ़ायदे हैं, आ जाओ बताऊँ तुम्हें क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो सबसे पहली चीज़ सुनो, देखो कृषि के क्षेत्र में हमें केमिस्ट्री से फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, बताओ जल्दी से। कृषि के क्षेत्र में हमें केमिस्ट्री से फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। DAP, यूरिया है, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास तुम लगा रहे हो, खेती में भर भर के मार रहे हो, तो कहाँ से ला रहे हो उसको, कहाँ से ला रहे हो? फैक्ट्री से, कंपनी से खरीद के ला रहे हो। तो कंपनी फैक्ट्री कहाँ से ला रही है, वो उन्हें बना रही है। अब कहाँ से बना रही है बताओ, केमिस्ट्री को पढ़ के ही तो बना रही है। तो केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो तुम भी बना सकते हो अपने आराम से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि कृषि के क्षेत्र में हमें केमिस्ट्री से फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात और सुनो, देखो प्रदूषण के नियंत्रण में, भाई प्रदूषण को रोकने में भी हमें केमिस्ट्री हेल्प करती है। स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण में भी हमें केमिस्ट्री से लाभ मिलता है, ठीक है। और उसके बाद उद्योगों में तो सबसे ज़्यादा है केमिस्ट्री का जो क्रेज है, उद्योगों में तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का क्रेज चल रहा है। उद्योग और मेडिसिन दो इसमें तो सबसे ज़्यादा है। कृषि के क्षेत्र में खूब प्रकोप अच्छा है इसका, ठीक है। तो उद्योग में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका मतलब बता दूं, चलो मतलब समझ लो इसका। खाद्य पदार्थों के संरक्षण का मतलब क्या है कि जो आप दुकान पर जाते हो जल्दी से भागे भागे दौड़ के नहीं आ और कहते हो जाके नहीं है कि जी हमें 10 रुपये के कुरकुरे दे दो, चिप्स दे दो, और वो तुम्हें पता है दुकानों पर कितने कितने दिन से रखी हुई हैं, बताओ कितने कितने दिन से रखी हुई हैं वो, तो वो काफ़ी दिनों से हो जाते हैं, उनको 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2-2 महीने तक हो जाते हैं। और उनको जब आप खोलते हो तो वो बिल्कुल सुरक्षित निकलती है, जैसी पैक करी थी ऐसी कैसी निकलती है। तो वो कारण क्या है, वो सीलती है। सीलती क्यों नहीं है, या उनमें गंध क्यों नहीं आती, स्मेल क्यों नहीं आती है, ठीक है। और कुछ में आ भी जाती है, जब वो लीकेज हो जाती है पैकेट तो उनमें गंदी स्मेल भी आने शुरू हो जाती है। तो इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि उनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, कि उनको भरने से पहले उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हारे यहाँ तक। तो चलिए आगे समझिए। अच्छा, युद्ध में सबसे बड़ी चीज़ तो देखो, युद्ध में पड़ोसी का खेल खत्म करना हो तो केमिस्ट्री पढ़ लो, आज ही सीख लो केमिस्ट्री को पढ़ना, ठीक है। पड़ोसी को खत्म कर दोगे बिल्कुल जड़ से। तो युद्ध में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री काम आती है। जो RDX बनता है या जो विस्फोट पदार्थ बनते हैं, सब वो कहाँ से बनते हैं, केमिस्ट्री से बनते हैं। चलिए आ जाओ आगे और समझो। दैनिक जीवन का मतलब जो पानी है या खाना खा रहे हैं हम, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो सब भैया कहाँ से आ रही हैं ये बताओ मुझे। केमिस्ट्री सब कहाँ से, केमिस्ट्री से तो मिल रही है सब चीज़ें ये, ठीक है। और एक चीज़ और सुनो, सबसे बढ़िया चीज़, परिवहन एवं संचार में केमिस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान रहा है अब तक। वो क्यों रहा है बताओ। जितने भी पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल, केरोसिन वगैरह, ये सब चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है, ये सब केमिस्ट्री की देन है भैया। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो, केमिस्ट्री की देन है, इसके बिना कुछ है ही ना, संभव ही नहीं लगता, जीवन संभव भी हो पाएगा या ना। अच्छा, एक बात और तुम्हारे लिए है, 8 तो मैंने बताए तुम्हें, देखो 8 तो फायदे मैंने बताए केमिस्ट्री के, ठीक है ना, 8 फायदे तो मैंने बताए हैं। 9वां तुम बताओगे, 9वां फायदा तुम बताओ केमिस्ट्री से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। अब तक तुम्हारे जीवन में केमिस्ट्री को नाम तो सुना होगा तुमने कभी, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है। अच्छा ये बताओ, जो तुम दांत मांज रहे हो, डेली कॉलगेट कर रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है, टूथपेस्ट। डबल रोटी खाते हो सुबह सुबह नाश्ता में चाय के साथ में, कहाँ से मिल रही हैं वो सब कहाँ से मिल रही हैं, केमिस्ट्री की देन से मिल रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं, ज़्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर वही परेशानी बढ़ेगी। तो इतना ही समझ लो और अपना काम चलाओ, इनको नोट करो जल्दी से फटाफट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं यहाँ द्रव्य की कड़क प्रकृति। द्रव्य की कड़क प्रकृति का मतलब वही द्रव्य की परिभाषा, और क्या है कड़क प्रकृति में कौन सी फारसी की आंख है। द्रव्य की कड़क प्रकृति का मतलब होगा द्रव्य की परिभाषा और द्रव्य का वर्गीकरण हमें समझना है। तो चलो जल्दी से नोट करो इसका फटाफट, फिर समझते हैं द्रव्य के वर्गीकरण को और द्रव्य की परिभाषा को। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिए बेटे स्क्रीनशॉट। तो चलो ठीक है, हम समझेंगे है द्रव्य की कड़क प्रकृति। द्रव्य की कड़क प्रकृति का मतलब द्रव्य की परिभाषा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम, द्रव्य की कड़क प्रकृति, जिसको हम पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। तो देखिए क्या है द्रव्य की परिभाषा, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, कुछ भी ना है इसमें, बस सिर्फ 2 बातें याद रखो। कितनी? 2 बातें। वो कौन कौन सी? द्रव्य वे वस्तुएं होती हैं जिनमें
या तो कुछ ना कुछ भार हो, वजन हो, और वो थोड़ा बहुत जगह भी घेरती हो, तो वो हमारी सब क्या है, द्रव्य पदार्थ है। अच्छा एक बात और बता दूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बता दूं। देखो द्रव्य को हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों में से अगर हम किसी एक के द्वारा भी हम उसको पहचान पा रहे हैं ना, किसी एक के द्वारा भी पहचान पा रहे हैं, या एक से अधिक के द्वारा हम अनुभव कर पा रहे हैं उसको, तो वो हमारी सब क्या है, वो पदार्थ द्रव्य कहलाती है। तो देखो परिभाषा देखो, सुनो इधर देखो, यहाँ द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, क्या करती है, जो स्थान घेरती है, और जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, तथा जिसे हम क्या, जिसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। आई कुछ बात समझ में नहीं आई है? जिसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक के द्वारा भी अनुभव कर लेते हैं, तो भी वो क्या है, पदार्थ द्रव्य है। चलो उदाहरण बताता हूँ तुम्हें, जैसे बताओ, मैं क्या बताऊंगा तो तुम खुद ही बता दोगे, इतने तो समझदार लग रहे हो मुझे। बताओ, जैसे बताओ, उदाहरण जल्दी बताओ फटाफट। वेरी गुड। किताब हो गई, बताओ। और वायु, और पहाड़ भी है क्या, पहाड़, वेरी गुड, पहाड़। सूर्य भी है, सूर्य भी है। अच्छा, और चंद्रमा भी है, चंद्रमा भी है। तारे सब है। अच्छा, कलम बताओ, है या नहीं है, कलम भी है, ठीक है, कलम। और बताओ, कुर्सी भी है, कुर्सी आदि सभी हमारे सब क्या है, पदार्थ है। आदि क्या है, पदार्थ है। देखो सुनो मेरी बात, अभी तुम्हें जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, वो हुआ नहीं। ना तो तुम उदाहरणों की लाइन लगा देते बहुत सारी, तुम बताओ, आ जाओ तो मैं और समझाता हूँ डिटेल से, इसका पूरा ऑपरेशन कर देते हैं। अब देखो सुनो, तुम्हारे ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आई कि द्रव्य पदार्थ है क्या। अपनी भाषा में समझो। अपनी भाषा कैसे? अच्छा, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बेटे 5 है। कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब वो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी? सबसे पहली सुनो, सबसे पहली ज्ञानेंद्रिय होती है आँख, ठीक है ना, आँख है। अब आँखों से आप जिन जिन चीज़ों को देख रहे हो या जिन जिन वस्तु को आप देख सकते हो, वो सब हमारी द्रव्य है, सब पदार्थ है। बताओ किन किन चीज़ों को आप देख सकते हो? अपने आसपास में रखी हुई चीज़ों को देखो, कितनी इनको तुम देख पा रहे हो, कितनी इनको नहीं देख पा रहे हो। जितनी इनको देख पा रहे हो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कितनी चीज़ों को आप देख रहे हो अपने आसपास में। पहली बात क्लियर। दूसरी बात सुनो, एक होती है हमारे कान मतलब जिनके द्वारा हम, जिसको हम श्रवण कहते हैं, श्रवण, जिनके द्वारा हम किसी भी आवाज़ को, ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये भी सब क्या है, आवाज़ जो हमारे साउंड जो मुंह से निकल रही है, आवाज़, ध्वनि, ठीक है, ये भी क्या है, पदार्थ है, द्रव्य है। अच्छा, उसके बाद और सुनो, 2 बातें मैंने आपको बता दी। पहली क्या बताई है? आँख, दूसरी कान, तीसरी और सुनो, तीसरी होती है जो सबसे खतरनाक है, जीभ। तो अच्छा, सॉरी, सबसे खतरनाक होती है जीभ। अब जीभ क्यों खतरनाक क्यों होती है? देखो, जीभ इसलिए खतरनाक होती है कि तुम किसी के पास बैठ के नहीं है, हल्का सा कान में कुछ गुनगुना दो उसके में, तो तुरंत समझ जाएगा दूसरा कि हाँ ये मेरी बुराई कर रहा होगा यहाँ पे। तो इसलिए वो खतरनाक है। जहाँ ना चाहे वहाँ लड़ाई हो सकती है जीभ के द्वारा। थोड़ा सा फालतू बोल जाओगे, उल्टा सीधा बोल जाओगे तो समझ गए ना, तो हाँ मोस्ट वेलकम हो जाता है। अच्छा सुनो, अब देखो कैसे। तो जो जीभ है उससे हम किसी भी स्वाद का पता कर सकते हैं, खट्टा, मीठा, है ना, तीखा, जैसा भी होगा, उससे हम तुरंत बता देते हैं कि इसमें ये कमी है या ये अच्छा लग रहा है, तो या ये मीठा लग रहा है या ये खट्टा लग रहा है। तो अगर हम किसी भी स्वाद का अनुभव कर पा रहे हैं, तो स्वाद का अनुभव भी हमारा क्या है, वो एक द्रव्य है, पदार्थ है। क्या बातें हो गई? 3 बातें हो गई। पहली क्या बताई थी? आँख, दूसरी कान, तीसरी जीभ। चौथी सुनो, चौथी क्या है? चौथी हो जाएगी हमारी त्वचा। क्या हो जाएगी? त्वचा। त्वचा कैसे? हम स्पर्श करके भी तो बता सकते हैं किसी चीज़ को। स्पर्श कैसे? देखो, किसी चीज़ को देखोगे, छूगे, भाई ये तो ठोस है, कठोर है, मुलायम है ना, सॉफ्ट है। या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट है तो गर्म है, ठीक है, कोल्ड है तो ठंडी है। आप देखते हो बाजार जब आप किसी दुकान पर जाते हो, शॉप्स पे खरीद कर लाते हो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तो तुरंत बता देते हो जी ये तो नॉर्मल है, इसे हटाओ, इसे बिल्कुल चिल्ड निकाल कर दे दो हमें, चिल्ड ठंडी दे दो, बिल्कुल एकदम ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है हमें, है ना, नॉर्मल कोई नहीं पिएगा। अब पहचान का बता दिया आपने तुरंत ही। तो जिसका हम किसी के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, तो वो सब हमारे क्या है? द्रव्य है। क्या बात बता दी? 4। तो देखो 5वीं बात क्या है? 5वीं बात होगी गंध। क्या हो गई? गंध। आप बहुत जल्दी से सूंघ के बता देते हो। सूंघ के कैसे बता देते हो कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छी महक आ रही है, खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी है, या जैसे भी है आप तुरंत बता देते हो भाई यहाँ तो बहुत अच्छी महक आ रही है, स्मेल आ रही है। या आप कह सकते हो कि भाई हटो, यहाँ तो बिल्कुल बेकार है मामला, चल रहे हैं कहीं और। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को अपनी नाक के द्वारा सूंघ के भी बता रहे हैं, आँखों के द्वारा देख के बता रहे हैं, कानों से सुन के बता रहे हैं, जीभ के या टंग से हम चख के बता रहे हैं, स्पर्श, त्वचा से, स्किन से अगर हम किसी चीज़ को स्पर्श करके बता रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? तुरंत उसको हम क्या कह सकते हैं? तो हम तुरंत उसको द्रव्य है, ठीक है। तो यदि हम किसी आँख से देख रहे हैं,
नाक से सूंघ पा रहे हैं, जीभ से स्वाद बता रहे हैं और त्वचा से स्पर्श करके हम बता रहे हैं ठंडा है, गर्म है, किस तरह का है पदार्थ है। तो अगर हम इस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो सब हमारा क्या है, सब्सटेंस ही आएगा, द्रव्य ही आएगा, मैटेरियल आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं यहाँ द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज समझाते हैं उसे भी, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझते जाओ आप, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से देखते जाओ। तो देखिए क्या होगा, द्रव्य का वर्गीकरण। चलो समझे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए हैं द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो देखिए ध्यान से समझते रहिए जरा। तो सबसे पहले हम समझेंगे द्रव्य। तो द्रव्य का जो वर्गीकरण करेंगे हम दो आधारों से करेंगे। कितने आधारों से, दो आधारों से। पहला क्या होगा, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, द्रव्य का वर्गीकरण। ये बातें याद रहेंगी। तो द्रव्य का जो वर्गीकरण करेंगे हम सबसे पहले दो अवस्थाओं का आधार पर करेंगे, तो भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर क्या है, भौतिक का मतलब क्या होता है, भौतिक का मतलब ये है कि जिसकी स्टेट में परिवर्तन होता रहता हो, और रासायनिक अवस्था का मतलब ये है कि इसकी स्टेट में कोई परिवर्तन ना होगा। अब देखो भौतिक अवस्था के आधार पर जो द्रव्य को बांटेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। पहला बांटेंगे ठोस पदार्थ में, दूसरा बांटेंगे द्रव पदार्थ में, ठीक है, और तीसरा बांटेंगे गैस पदार्थ में। तीन बात को याद रखो। इसके साथ साथ एक चीज और सुन लो, नोट करके लिख लेना। एक तो प्लाज्मा पढ़ेंगे इसी में, वो भी हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण होता है, ठीक है, लेकिन आपके जो सिलेबस है उससे बाहर होता है थोड़ा सा, ठीक है। एक तो हम यहाँ प्लाज्मा पढ़ेंगे और उसके बाद हम बीईसी पढ़ेंगे, यहाँ बीईसी, और एक पढ़ेंगे हम यहाँ एफसी, ठीक है। बीईसी का मतलब होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट और एफसी का मतलब होता है फॉर्मिक कंडेंसेट। ठीक है। अब देखो यहाँ जो ये हमारी तीन अवस्था है ना, ये तो तीन अवस्था है, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी द्रव्य की अवस्था होती है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो चलिए अब हम समझते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर हम बांटेंगे पदार्थ को दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। अब वो दो भाग कौन कौन से होंगे, देखिए सबसे पहले सुनो, शुद्ध पदार्थ में, शुद्ध पदार्थ यानी तो शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्रण में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में, ठीक है। अब जो शुद्ध पदार्थ होंगे, शुद्ध पदार्थ को फिर हम दो भागों में बांट देंगे यहाँ। पहला बांट देंगे तत्व में और दूसरा बांट देंगे हम यहाँ यौगिक में, तत्व में और यौगिक में। अब जो ये तत्व होंगे, तत्व को हम फिर दो भागों में बांट देंगे यहाँ। तो प्राकृतिक तत्व, कौन से, प्राकृतिक तत्व, और एक हो जाएगा संश्लेषित तत्व। संश्लेषित तत्व, प्राकृतिक क्या है, संश्लेषित क्या है, इनको सभी को हम एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे अभी। फिलहाल तो मैं तुम्हें वैसे चार्ट बनाकर समझा रहा हूँ, उसके बाद हेडिंग करके एक चीज को हम उदाहरण से समझेंगे यहाँ। तो सबसे पहली बात याद रखो, प्राकृतिक तत्व, दूसरी संश्लेषित तत्व, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक तत्वों को हम तीन प्रकार से और बांट सकते हैं इसको। पहला क्या है, धातु, अधातु, अधातु और उपधातु, धातु और उपधातु, ठीक है। तीन भागों में और बांटते हैं। अच्छा, ये जो भाग बांटे हमने किस आधार बांटे हैं, ये तो बांटे प्राप्ति के स्थान पर। जो हमें 118 तत्व है वो किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, तो 92 तत्व इसमें प्राकृतिक होते हैं, 94, और बाकी जो 24 तत्व होते हैं वो हमारे कैसे होंगे, तो प्राकृतिक तत्व और संश्लेषित तत्व ये होते हैं हमारे प्राप्ति स्थान के आधार पर। जो प्राप्त है तो प्राप्ति के आधार पर हमारे जो तत्व होते हैं दो आधार से होंगे, प्राकृतिक और एक संश्लेषित, ठीक है। जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और जो कुछ वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से बनाए हैं, उनको हम बोलते हैं संश्लेषित तत्व। उसके बाद है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को हम फिर शुद्ध पदार्थ तो संश्लेषित तत्व, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है तत्व को फिर हम बांटते हैं उनके गुणों के आधार पर। तो धातु, अधातु और धातु तीन वर्गों में फिर बांट देंगे। उसके बाद जो यौगिक है, यौगिक को हम बांटेंगे दो भागों में। यौगिक को दो भागों में बांटेंगे हम, कौन कौन से में, एक तो बांटेंगे हम कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, और एक बांट देंगे अकार्बनिक। एक तो कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। तो पहला भाग क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक का, दूसरा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक का। अब जरा जाते हैं मिश्रण में। तो जो मिश्रण है, मिश्रण के दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होगा मिश्रण का, पहला भाग होगा समांगी, क्या हो जाएगा यहाँ, समांगी मिश्रण। दूसरा क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, ठीक है, मिश्रण। बताइए यहाँ तक बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये है द्रव्य का टोटल वर्गीकरण। तो इसको समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं, आगे समझेंगे, वो सब आगे की बातें हैं। फिलहाल यहाँ समझ लो, द्रव्य है, द्रव्य का वर्गीकरण हम दो आधारों से करेंगे। पहला करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा करेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ये रहा, रासायनिक अवस्था के आधार पर ये रहा। यहाँ भौतिक अवस्था के आधार पर समझ लो पहले, ठोस, द्रव, गैस में, और तीन अवस्था इसकी अलग अलग रखी है जो नोट करके लिखनी है आपको, प्लाज्मा, बीईसी और एफसी, इनको भी बताऊंगा मैं आगे। और अब आ जाते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर। जो पदार्थ है उसको, जो द्रव्य है, दो भागों में बांटेंगे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। अब शुद्ध पदार्थ की कहानी सुन लो, ये तत्व और यौगिक में बांट दिए, दो भागों में बट गए। तत्व जो है प्राप्ति के आधार पर दो भागों में बट गए, प्राकृतिक और संश्लेषित में। गुणों के आधार पर बट गए तीन भागों में, तत्व, धातु, अधातु और उपधातु में, काम खत्म हुआ। अच्छा, यौगिक जो है दो भागों में बटे होंगे, यौगिक भी कार्बनिक और अकार्बनिक में। जो मिश्रण यौगिक है वो भी दो भागों में बट जाएंगे फिर आगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में। यहाँ तक हो गया, ठीक है। पानी पियो, आराम करो और आगे समझो, आ जाओ जल्दी से, शॉर्ट ले लो, ले लिया तो आ जाओ। अब हम समझेंगे यहाँ द्रव्य का वर्गीकरण डिटेल से। तो अपने आंखों को खोल कर समझते रहो ध्यान से। आंखें ये वाली आंखें ना, अंतरात्मा की आंखें, मतलब ध्यान से समझियो बात को। एक एक बात अब यहाँ ध्यान से समझने वाली आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारे यहाँ, द्रव्य का वर्गीकरण। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है यहाँ, द्रव्य का वर्गीकरण। तो देखिए क्या है, द्रव्य को भौतिक और रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए यहाँ। उसके बाद है भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। तो पहली बात हमें समझने वाले, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, जिसको ठोस, द्रव, गैस में बांटा था हमने पीछे, ठीक है। तो वो यहाँ चल रहा है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण इंग्लिश में सुनना चाहोगे, इंग्लिश में समझ लो, सोच रहे होगे इंग्लिश। देखो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट को भी हम समझ लेते हैं यहाँ। तो देखिए फिजिकल स्टेट के आधार पर क्या होगा, हम लिखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। क्या लिखेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर। क्या लिखेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर। क्या लिखेंगे फिर, द्रव्य को तीन भागों में, द्रव्य को तीन भागों में, कौन कौन से में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस में बांटा जाता है, गैस में बांटा जाता है। अब आ जाते हैं एक चीज़ को समझ लें, यहाँ समझेंगे हम ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इनके गुण क्या है, किसे कहते हैं ठोस, किसे कहते हैं द्रव, इनके खास बातें क्या है, इनके खास प्रॉपर्टीज़ क्या है, सभी को हम डिटेल से समझेंगे। तो देखो समझते रहो आगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम समझेंगे ठोस पदार्थ। तो यहाँ तक का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम समझेंगे ठोस पदार्थ के बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलो अब हेडिंग डाल लेते हैं ठोस पदार्थ। तो देखो हेडिंग डाल ली हमने यहाँ ठोस अवस्था। नंबर 1 है, पहली प्रॉपर्टी शुरू हो गई है हमारी, ठोस अवस्था। पहली स्टेट है ठोस अवस्था, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। अब ये क्या है, सॉलिड स्टेट के बारे में समझ लो। अच्छा पहले एक चीज़ सुनो, पहले इन चित्रों को देखो ध्यान से। चित्र देख रहे हो तुम तीनों को, इन तीनों चित्रों को देख लो ध्यान से और अपने जहन में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो इन्होंने। और इसमें भी दोनों छोड़ दो, लास्ट करना, बस पहला चित्र देख लो ध्यान से। देख लिया? अच्छा अब आ जाओ यहाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। चित्र देखने के बाद में जो ठोस पदार्थ है वो है क्या, तो मैं इनकी तुम्हें कुछ 2-4 बातें बताऊंगा। ठीक है, 2-4 बातें ऐसी बताऊंगा जिनसे तुम हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए ठोस पदार्थ को पहचान लोगे बिल्कुल अच्छी तरह से। अब देखो सबसे पहली बात सुनो, ठोस पदार्थ होते क्या है। देखिए नंबर 1 लिखोगे ठोस पदार्थों में आकृति व आयतन, आकृति व आयतन, ठीक है, आकृति व आयतन क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे, अनिश्चित होंगे, जल्दी बताओ। दोनों निश्चित होंगे, दोनों निश्चित होते हैं। आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई है ना? ही जो ठोस पदार्थ है उनकी आकृति भी और आयतन दोनों निश्चित होंगे। मतलब सुनो ध्यान से, जैसे मेरे हाथ में मार्कर देख रहे हो तुम, ठीक है, मार्कर दिखाई दे रहा है तुम्हें। अब ये मार्कर कैसा है, ठोस पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ क्यों है, जरा सुन लो इस बात को। मेरे कहने से ठोस पदार्थ ना है, या तुम्हारे समझने से ठोस पदार्थ भी ना है। ये क्या है, ये खुद ही बताएगा कि ठोस पदार्थ है या ना है। अब सुनते रहो तुम बात को ध्यान से। देखो ये ठोस पदार्थ इसलिए है कि जो इसकी शेप है ना, जो इसकी आकृति है वो ऐसे ही रहेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको तुम बताओ घुमा के नहीं है, गोल बना दो, गोल सर्किल बना दो, गोल चक्र सा बना सकते हो? बना सकते हो तो आ जाओ। नहीं बनेगा ना? अच्छा दूसरी बात ये सुनो, आप इसमें से ऐसा है कि इसका जो वजन है मान लो 50 ग्राम है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम कुछ तो होगा या ना होगा वजन इसमें। मान लो 20 ग्राम का वजन है। अब 20 ग्राम में से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसका 10 ग्राम उठा के इधर रख दो और 10 ग्राम उठा के इसमें से ऐसा रख दो। कर सकते हो? कुछ नहीं करोगे। ये सोच रहे हो कि कैसे अलग कर दिया तो ये अलग पदार्थ बन गया, ये द्रव्य अलग बन गया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो हमारा आकृति है, जो इसका आयतन है वो निश्चित रहेगा, इसमें से आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते। दूसरी बात तो ये सुन लो। ठीक है, पहली बात तो ये सुन लो। अब दूसरी बात सुनो आगे क्या है। अब देखो दूसरी बात क्या है। नंबर 2 लिखोगे कि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, रिक्त स्थान बहुत कम होता है। रिक्त स्थान बहुत कम होता है। कैसा होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम होता है। देखो चित्र देखो इधर, शेप दिखाई दे रही है। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो? देखो इसमें तुम क्या देख रहे हो कि जो इनके जो अवयवी कण है वो किस तरह से लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, ऐसे ही है। ठीक है, तो क्या इनके बीच में तुम्हें कोई खाली जगह नजर आ रही है? जल्दी से बताओ मुझे। तो तुम्हें क्या इनके बीच में कोई खाली जगह नजर आ रही है? और जो खाली जगह नहीं आ रही तो यही बात तो हमने यहाँ बताई तुम्हें कि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। होगा तो सही, लेकिन बहुत ही कम होगा, ना के बराबर। ठीक है ना, और इसीलिए इनकी जो आकृति और आयतन है ना वो निश्चित होते हैं। यही वजह है इसकी, और कुछ वजह ना है इसकी। कभी सोच रहे हो और कुछ वजह है ही ना? और क्या वजह है? सिर्फ ये वजह है कि इनके बीच में जो इनका जो परास व्यवस्था होती है ना वो बहुत ही सिस्टम वाइज होती है। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से ढंग से लगे हुए होते हैं इनके अवयवी कण। पार्टिकल्स जो होंगे वो इस तरह से लगे हुए होंगे कि उनकी आकृति और जो आयतन है वो दोनों ही क्या हो जाते हैं? निश्चित हो जाते हैं। उनको हम बदल नहीं सकते आसानी से। तो तीसरी बात ये सुन लो यहाँ जगह, ये बातें समझ में आ गई तुम्हारे यहाँ? ठीक है, इसको बिटा दे रहा हूँ मैं। अब देखो तीसरी बात यहाँ नंबर 3, तो लिखोगे इनके कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं। मतलब इनके जो कण होंगे वो स्वतंत्र रूप से गति भी ना कर पाएंगे। क्यों ना कर पाएंगे? बताओ कारण क्या है? कारण इनका यही था जो अभी चित्र में तुम्हें दिखाया था यहाँ
क्या दिखाया था चित्र में कि इनके जो अवयवी कण थे बहुत ही पास पास मिले हुए थे, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ थे। और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होगी तो क्या वो दौड़ पाएगी, चल पाएगी अच्छी तरह से? बिल्कुल ना चल पाएगी। अब ऐसा सुनो, एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एक उदाहरण क्या है, एक उदाहरण ये है, देखो अब हमारे पास क्या है, एक रूम है, एक कमरा है बहुत अच्छा, ये कमरा बना लिया हमने, और इस कमरा के अंदर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, इस कमरे के अंदर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मान लो 100 बच्चे हम इसके अंदर बिठा सकते हैं, 100 स्टूडेंट्स हम इसमें बिठा सकते हैं, और 100 स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई किसी स्टूडेंट्स के साथ में उसके दोस्त या उसके मिलने वाले आ जाते हैं साथ में, तो उन स्टूडेंट्स की संख्या हो जाती है 2 जोड़ कर 102। क्या हो जाएगी? 102। और हमारे जो रूम है उस कमरे के अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ इतनी है कि उसमें 100 ही बिठा सकते हैं हम, 100 से ऊपर ना बैठे एक भी, ठीक है। उसमें मैं भी बड़ी ज़बरदस्ती से आता हूँ, ये समझ लो, उसमें मैं भी बड़ी ज़बरदस्ती से आता हूँ इस तरह से। अब लेकिन अब 2 बच्चे और आगे हुई, अब उन्हें भी नहीं भगा सकते हम, क्योंकि वो तो हमारे मेहमान टाइप में है। अब उनका क्या होगा भाई, वो भी बिठाने पड़ेंगे। अब मैं कह रहा हूँ भाई थोड़े थोड़े से कर लो एडजस्ट, एडजस्ट करने में क्या जा रहा है, कर लो एडजस्ट। अब एडजस्ट तो उन्होंने कर लिए, अब मैं उनसे ये और कह रहा हूँ कि चलो अब दौड़ लगाओ कमरे के अंदर। क्या होगा, मुश्किल से तो वो बैठे, और बैठने के बाद अब मैं कह रहा हूँ उनसे वो चलो भागो उठो, दौड़ के नहीं है। अब क्या दौड़ के भाग पाएंगे? वो मशक भी ना कर पाएंगे, चल भी ना पाएंगे, थोड़े बहुत भी इधर उधर को ना हो पाएंगे, ठीक है ना। तो यही वजह होती है। तो जिसमें अवयवी कण बहुत ही ज़्यादा पास पास होंगे तो उनके अवयवी कण स्वतंत्र रूप से गति कर ही नहीं सकते, ये बात समझ लो अच्छी तरह से, ठीक है। अवयवी कण क्या होगा, उनके स्वतंत्र रूप से गति कर ही नहीं सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये लगा लो कि हमने 100 के 100 यहाँ रख दिए, ठीक है, 100 के 100 हमने यहाँ अवयवी कण क्या कर दिए, यहाँ पर रख दिए। ये देखो व्यवस्थित बना दिया, चलो ठीक है, व्यवस्थित हमने रूप से रख दिए सब। अब ये जो 2 आए हैं इन दोनों को और इसी में रखो, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, भाई थोड़े थोड़े खिसक जाओ, साइड को हो जाओ थोड़े थोड़े से, तो थोड़े से साइड को हो आके हमने ज़बरदस्ती इसमें ये भी बढ़ा दिए। अब बढ़ाने के बाद अब मैं कह रहा हूँ चलो इसमें दौड़ लगाओ कमरे के अंदर, तो क्या कमरे के अंदर वो दौड़ पाएंगे? बताओ जल्दी से, क्या कहाँ से दौड़ पाएंगे? जरा देखो उसमें जगह है, कुछ नजर आ रही है तुम्हें? तो भाई बैठ के दिखा दो उसमें कहाँ से जगह दिखाई दे रही है इसमें, तो कुछ जगह नहीं नजर आएगी, ठीक है। तो इसमें कोई जगह है ही ना, तो दौड़ेंगे कहाँ से? सीधी सी बात है, जब जगह ही ना तो दौड़ेंगे ही ना। तो इसी वजह से यही बात हम यहाँ कह रहे हैं, क्या है कि इनके जो अवयवी कण होंगे स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो नंबर 4 समझते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी ठोस पदार्थ हैं, हम लिखेंगे ठोस पदार्थ कठोर एवं मजबूत होते हैं, कठोर एवं मजबूत होते हैं। क्या होंगे? ठोस पदार्थ कठोर और मजबूत होंगे। अपने सिर में मारोगे तो क्या होगा, पदार्थ टूट जाएगा या सिर फूट जाएगा? बताओ क्या होगा? चलो समझ गए बात को, तो बस समझना ही चाहिए। 5वीं बात सुनो, तो 5वीं बात में क्या होगा, तो 5वीं बात में क्या है कि हम लिखेंगे कि इनके अवयवी कणों के मध्य क्या होगा, अवयवी कणों के मध्य एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं अंतराण्विक बल। एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं अंतराण्विक बल। तो अंतराण्विक बल बताओ कैसा होगा? सबसे अधिक लगेगा। कैसा लगेगा? सबसे अधिक लगता है, सबसे अधिक लगता है। और इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि इनके बीच में ना अंतराण्विक बल कैसा लगेगा? अंतराण्विक बल ये लगेगा कि जो इनके अवयवी कण तुम देख रहे हो उधर डायग्राम में, तो ये देखिए अवयवी कण जो होंगे इनके कुछ इस तरह से होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए मिलेंगे, ठीक है, पास पास बैठे हुए होंगे एक दूसरे के। तो इनके बीच में जो होगा अंतराण्विक बल कैसा होगा, बताइए जल्दी से। अंतराण्विक बल कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। क्यों होगा मजबूत? क्योंकि इनके जो अवयवी कण हैं बहुत ही पास पास है। ऐसा समझ लो, एक उदाहरण से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। 2 बच्चे हैं मेरे पास में, एक इधर है और एक इधर है। अब मैं कह रहा हूँ उनसे दोनों से चलो थोड़ी दूरी पे है, तो दूरी से खड़े होकर मैं कह रहा हूँ चलो एक दूसरे को खींचो। तो क्या खींच पाएंगे वो? अच्छी तरह से ताकत लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अब एक को कर लिया मैंने यहाँ, एक को कर लिया मैंने यहाँ, अब दोनों के हाथ को मैंने पकड़वा दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो दोनों ताकत लगाओ, तो क्या होगा? तो बहुत ही अच्छी तरह से फुल पावर से ताकत लगा सकते हैं, है ना। तो यही वजह है यहाँ पे, क्योंकि अंतराण्विक बल जो है, जो अवयवी कण है इनके बहुत ही पास पास है, और जब बहुत पास पास है तो इनके जो होंगे बल क्या होगा, ज़्यादा लगा सकते हैं यहाँ, ठीक है। अगर मैं इनके कणों को दूर कर देता, मैं यहाँ पे कणों को कर देता मैं कुछ इस तरह से, तो बताइए कण को कर दिया मैंने इस तरह से, और मैं कह रहा हूँ इन दोनों कणों के बीच में बताओ बल कैसा होगा। जब दूरी बढ़ेगी तो बल तो घटेगा ही भाई, जब दूरी बढ़ेगी तो बल तो घटेगा, सीधी सी बात है ना। और जब दूरी घटेगी तो क्या होगा? बल बढ़ेगा। उल्टा है, दूरी कम होगी बल बढ़ेगा, और बल क्या होगा? जब दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा? बल कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हद तक बातें समझ में आ गई तुम्हारे? चलो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर और आगे हम इसके बारे में अच्छी बातें समझते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए समझते हैं। अब आगे हम समझेंगे नंबर 6। लिखोगे ये पदार्थ लिख दो, या लिखो ठोस पदार्थ, सीधा सीधा लिखो तुम ठोस पदार्थ,
ठोस पदार्थ अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने का मतलब क्या है? देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने का मतलब ये है कि अगर इनको हम किसी ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ से टकरा दें, तो टकराने के बाद में बहुत तेज आवाज़ उत्पन्न होगी, इनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसीलिए अभी क्या है, इसीलिए क्या है, क्यों होगी ध्वनि उत्पन्न, ये बताओ चलो। तो जब हम किसी ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ से टकराएंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण समझो, स्कूल की घंटी को ले लो उदाहरण में, कहीं दूर नहीं भेजूंगा, बहुत उदाहरण आपके नज़दीक के लिवाऊंगा। आपने ले लिया सबसे पहले कोई एक उदाहरण क्या ले लिया, स्कूल की घंटी, रिंग ले ली आपने, जो स्कूल में बेल बजती है। ठीक है, स्कूल बजने वाली घंटी ले ली। अब उसमें क्या होता है, देखिए उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि जो घंटा है ना, घंटा वो भी लोहे का है, और जो हथौड़ी है जिसे वो पीटते हैं, घंटा लगाते हैं, पीरियड चेंज करते हैं, वो भी क्या है, वो भी लोहे की है। अब लोहे से लोहा टकराता है, ध्वनि तो उत्पन्न होगी। ठीक है, किसी ने ये भी कहा है कि एक बार ऐसा हुआ कि सोने में और लोहे में आपस में बातें चल रही थी, मतलब सोने और लोहे में बातें चल रही थी। तो सोने ने कहा लोहे से कि भाई जब तुझको लोहार पीटता है, ठीक है ना, तो तू बड़ा चीखता चिल्लाता है, ऐसा क्यों है? भाई सुनार मुझे भी पीटता है और मुझे भी तपाता है आग में, तो मैं तो इतना शोर नहीं बचाता। तो लोहे ने बड़ी शानदार गंभीरता से उसको जवाब दिया कि जब सुनार तुझको पीटता है तो जिस लकड़ी से, जिस हथौड़ी से तुझे पीटता है वो तेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन लोहार जिस हथौड़े से मुझे पीटता है वो मेरा ही अंश है, मेरा ही भाग है। ठीक है ना, और जब कोई अपना अपने को पीटता है, मारता है, जब अपना अपने को ही घातक करता है, ठीक है, घात पहुंचाता है, तो दर्द तो होता है, चीखें तो निकलती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अपनी बातों पर आ जाओ, इधर आ जाओ, लौट के लिए पढ़ाई पे। तो मैंने तुम्हें क्या बात बताई है, तो नंबर 6 ठोस पदार्थ अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये बातें याद आ गई। चलिए अब तुम्हें थोड़ा सा इसका रिवीजन मरवा देता हूँ, बहुत जल्दी फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहिए। हाँ, बनाएंगे कोई ठोस अवस्था या ठोस पदार्थ, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था ले ली। अब इस ठोस अवस्था में क्या है कि जो इनके अवयवी कण है ना, जो अवयवी कण है वो कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। देखिए फास्ट रिवीजन चल रहे हैं, ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, ये ले लिया हमने यहाँ, कोई ये ले लिया। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, देखो इनको सबसे पहले समझो कि ये जो है, ये गोल गोल जो तुम्हें दिख रहे हैं अंडा से, क्या है, इनको बोलते हैं हम अवयवी कण, अवयवी कण, ये है अवयवी कण, अभी अवयवी कण है। ठीक है, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल्स, अवयवी कण। तो इनके जो अवयवी कण होंगे, सबसे पहली बात बताऊँ रहा हूँ मैं, तो इनके अवयवी कण कैसे होंगे, बहुत ही पास पास होंगे। अब बहुत पास पास होने की वजह से जो इनका अंतराणिक बल होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, अवयवी कण बहुत पास पास होंगे और इनका जो अंतराणविक बल होगा, अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होगा, बहुत ही हाई पावर हो जाएगा। दो बात याद होगी। तीसरी बात सुनो, इनकी जो आकृति और जो आयतन होगा वो निश्चित हो जाएगा। निश्चित क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनके अवयवी कण जो पार्ट्स ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तीसरी बात और सुनो, 3 बात होगी, चौथी बात सुनो। चौथी बात क्या है कि ये जो होंगे ध्वनि उत्पन्न करेंगे बहुत ज़्यादा। ध्वनि उत्पन्न क्यों करेंगे, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास है, और पास पास से ध्वनि बहुत जल्दी से इस तरह से उसमें बहुत ज़्यादा प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये एक बात और सुनो इसके बारे में। एक बात क्या थी कि जो इनके अवयवी कण होंगे ना, वो गति नहीं कर सकते, करेंगे भी तो हल्के फुल्के डुगमगा के थोड़े बहुत इधर उधर को करके ऐसे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन गति नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इनके अवयवी कण जो है बहुत ही एक दूसरे के पास पास है, घनिष्ठ है, और यही सबका कारण है। ठीक है, अवयवी कणों की स्थिति जो है यही सबसे बड़ा कारण है इसके अंदर। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए शुरू करते हैं द्रवावस्था। तो अब आगे समझते हैं हम द्रवावस्था, जिसको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। तो देखिए द्रवावस्था या लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो डायग्राम तो मैं इधर दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम को देख लो ध्यान से। तो इनके जो अवयवी कण हैं बहुत ही मतलब पास पास नहीं है। ठीक है, तो ठोस से कुछ दूरी पे है और गैस से कुछ थोड़े पास पास होते हैं। तो जो इनकी द्रवावस्था है, द्रवावस्था में जो अवयवी कण हैं वो लगभग मीडियम साइज में होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहली बात क्या होगी, तो याद रखिए द्रव पदार्थों में जो आकृति होगी वो कैसी होगी, निश्चित होगी, लेकिन आयतन कैसा हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। जो ठोस पदार्थ थे उसमें आकृति और आयतन दोनों ही हमारे क्या थे, निश्चित थे। लेकिन जो हमारी द्रवावस्था होती है उसमें जो आकार है, जो आयतन है, ठीक है, जो आकार है, जो शेप होगी वो तो बदलेगी, लेकिन जो द्रव्यमान होगा, जो भार होगा उसका, वो नहीं बदलेगा। देखो कैसे, मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी है। ठीक है, 1 गिलास पानी का मतलब 200 ग्राम पानी है। अब उस 200 ग्राम पानी को आप किसी बाल्टी में
उलेट दो, किसी पानी बाल्टी में पलट दोगे उसमें, तो पलटने के बाद में जो 200 ग्राम पानी था वो 200 ग्राम ही रहेगा, लेकिन उसकी शेप बदल जाएगी, जो उसकी आकृति है वो बदल जाएगी। ठीक है, तो आकृति कैसे बदल गई, तो पहले तो वो गिलास के टाइप का था, अब वो बाल्टी के टाइप का हो गया, और उस बाल्टी के पानी को भी पलट दोगे किसी टब में या परात में, तो क्या होगा, वो पूरे में फैल जाएगा, टब में पूरे में फैल जाएगा, लेकिन वो पानी उतना का उतना ही बना रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो द्रव पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थों में जो आकृति है वो तो निश्चित रहेगी, जो आकृति है वो अनिश्चित हो जाएगी, और जो आयतन है वो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित ही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। अब देखिए इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान जो होगा वो ठोस की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए डायग्राम में देखो इधर, तो क्या दिखाई दे रहा है, रिक्त स्थान कैसा है, ठोस की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, अच्छा इनके जो कण हैं वो गतिशील होते हैं, क्योंकि जब इनके बीच की जो दूरी है, दूरी बढ़ जाएगी तो गतिशील तो अपना आप ही हो जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा इनके जो कणों के मध्य जो अंतराणु बल होगा वो ठोस से कम हो जाता है, क्योंकि अंतराणु बल जो होगा वो जिसके अवयवी कण जितने पास होंगे उसमें अंतराणु बल ज़्यादा लगेगा, तो इसमें तो कुछ दूर दूर हो गए हैं, तो दूर दूर होने की वजह से इनका अंतराणु बल थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ठोस से कम हो जाएगा और गैस से अभी भी ज़्यादा रहेगा। तो अच्छा ये ध्वनि उत्पन्न भी नहीं करते, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो पदार्थ होंगे ये सब हमारे कैसे होंगे, बहने वाले पदार्थ होंगे, मतलब द्रवावस्था वाले पदार्थ होते हैं, जो भी द्रव है वो क्या होंगे, बहने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए जैसे तो उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि पानी है, तेल, घी, पेट्रोल लिक्विड है पेट्रोल भी, ठीक है, आदि हैं। इस प्रकार के सभी उदाहरण हमारे क्या हो जाएंगे, सब हमारे द्रव अवस्था के हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, द्रव पदार्थ है। आगे बात समझ में। चलिए अब हम आगे बात करें, और अब हम बात समझेंगे यहाँ गैस अवस्था की। तो गैस अवस्था क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं गैस अवस्था के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले ले स्क्रीनशॉट। तो चलिए शुरू करते हैं गैस अवस्था। देखिए अब हम समझते हैं यहाँ गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट क्या है। ठीक है, तो जो द्रव अवस्था और ठोस अवस्था आपने समझी है, तो उसी की तरह हम समझते हैं यहाँ गैसीय अवस्था। तो देखिए सबसे पहला डायग्राम समझ लीजिए आप गैसीय अवस्था का क्या है। तो देखिए गैसीय अवस्था में जो आकृति और आयतन कैसे होंगे, दोनों अनिश्चित होंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लो। ठोस में क्या थे, ठोस में दोनों निश्चित थे। द्रव में क्या हुआ, द्रव में जो आकार था, जो आकृति थी वो अनिश्चित, और जो आयतन था, जो द्रव्यमान था वो निश्चित था। ठीक है, इनमें दोनों ही अनिश्चित है। उसके बाद इनके अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। देखो डायग्राम में इधर अवयवी कण कैसे होंगे, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होंगे। ठीक है, दूसरी बात इनके अवयवी कण स्वतंत्र रूप से भी गति कर सकते हैं। जो इनके अवयवी कण होंगे वो स्वतंत्र रूप से गति भी कर सकते हैं। क्यों गति कर सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, बताओ भाई। गति जो होती है वो किस पर निर्भर करेगी, रिक्त स्थान के ऊपर। रिक्त स्थान अगर ज़्यादा होगा तो गति करेंगे, रिक्त स्थान अगर कम होगा तो गति नहीं करेंगे। तो ठोस अवस्था में रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो था भी तो बहुत थोड़ा बहुत था, तो इसलिए गति नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद द्रव में क्या हुआ, द्रव में थोड़ी थोड़ी जगह बन गई। जब जगह बन गई तो उनके गतिशील हो गए, और यहाँ तो खूब दौड़ेंगे, यहाँ तो खूब रेस मारेंगे, भागेंगे, डोलेंगे इधर उधर को। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में तो रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा दूसरी बात सुनो, इनके जो अवयवी कण है उनके मध्य अंतराणविक बल कैसा होगा, सबसे कम होगा। क्यों, अंतराणविक बल किस पर निर्भर करता है, अवयवी कणों की दूरी के ऊपर। तो दूरी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा दूरी होगी, अंतराणविक बल उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, और दूरी जितनी कम होगी अंतराणविक बल उतना ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, तो अंतराणविक बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, अंतराणविक बल कम हो जाएगा। अच्छा एक बात और सुनो, इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो जितने भी गैस हैं उनमें गैसों में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो देखिए जैसे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन गैस, ठीक है, उसके बाद CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, NH3 अमोनिया गैस आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ ठोस, द्रव और गैस के प्रॉपर्टीज़, गुणों के बारे में समझा है। ठीक है, अच्छा अब तक आपने क्या क्या कर लिया। देखिए सबसे पहली चीज़ आपने रसायन विज्ञान की परिभाषा समझी थी, उसके बाद रसायन विज्ञान की शाखाएं समझी, रसायन विज्ञान के महत्व पढ़े। रसायन विज्ञान के महत्व के बाद आपने कणिक प्रकृति पढ़ी, द्रव्य की कणिक प्रकृति पढ़ी, द्रव्य की कणिक प्रकृति के अंदर द्रव्य की परिभाषा, ठीक है, और द्रव्य का वर्गीकरण समझा था। अब द्रव्य के वर्गीकरण के आधार पर आपने भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण कवर करा है यहाँ। तो इसके आधार पर हमने ठोस, द्रव और गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, जो मैंने आपको बताई थी। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में। उसके अतिरिक्त भी 3 अवस्थाएं ज्ञात हो चुकी हैं अब तक, प्लाज्मा और BEC और FC। ठीक है, तो उनके बारे में हमें यहाँ समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ सबसे पहले प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होती है, देखिए द्रव्य की अति उच्च ताप पर, द्रव्य को अति उच्च ताप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तापमान पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा तापमान पे जब हम गर्म करते हैं उसको, तो गर्म करने पर प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो प्लाज्मा अवस्था कब प्राप्त होगी, जो द्रव्य को हम बहुत ज़्यादा अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो वहाँ से हमें एक अवस्था प्राप्त होगी जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। अच्छा ये जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है, और इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन उपस्थित होते हैं।
ठीक है ना। इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। जो प्लाज्मा अवस्था होती है मतलब ये प्लस माइनस में आवेश पर टूटने पर अवस्था प्राप्त होती है, कहने का मतलब ये है। तो आयन होते हैं। अच्छा, ये कहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है, देखो फ्लोरेसेट ट्यूब और नियॉन बल्ब में, ठीक है, फ्लोरेसेट ट्यूब और नियॉन बल्ब में द्रव की प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ समझते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है, देखिए सन 1920 में भौतिकी के वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस। तो उन्होंने सबसे पहले जो BEC अवस्था थी उसको खोजा था, और उसके बाद उन्होंने कुछ गणनाएं दी। गणना के आधार पर ही आइंस्टीन ने इस अवस्था का अध्ययन किया था, इस अवस्था को समझाया था। तो देखिए क्या है, तो सन 1920 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा दी गई गणनाओं के आधार पर आइंस्टीन ने द्रव्य की इस अवस्था की गणना की थी। तो इस अवस्था की गणना की थी, तो ये अवस्था होती क्या है, तो देखिए आपको बताता हूँ मैं। गैसों को बहुत कम ताप पर ठंडा करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। जब हम गैसों को बहुत कम तापमान पर अगर हम इसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर जो हमें प्राप्त होगी वो BEC अवस्था ही प्राप्त होगी। और इसको जो समझाया था वो आइंस्टीन ने समझाया था, लेकिन जो खोजा था वो सत्येंद्रनाथ बोस ने खोजा था सन 1920 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आती है तीसरी बात, फॉर्मिक कंडेंसेट। तो फॉर्मिक कंडेंसेट में क्या है कि इसकी जो पहचान होती है वो किससे होती है, नाभिकीय अभिक्रियाओं से। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती हैं, तो इनकी पहचान नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं द्वारा होती है, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको इतना ही मोटा समझना है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं घुसना है, क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के आधार पर बताया है, हालांकि इसमें से पेपर में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक पानी पियो और आराम से समझो ध्यान से, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो देखिए हमें यहाँ पे बस इतना ही समझना है। उसके बाद हम जो समझेंगे, यहाँ समझेंगे द्रव्य की, जो द्रव्य हमने पदार्थ पढ़े हैं अभी पीछे, द्रव, ठोस, द्रव, गैस, उनकी अंत्य अवस्थाओं में परिवर्तन, मतलब उनकी अवस्थाओं में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो चीज़ों को हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। अभी फटाफट से जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम समझते हैं द्रव्य की अंत्य अवस्थाओं में परिवर्तन। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए समझते हैं हम आगे। तो देखिए अब हम समझेंगे यहाँ द्रव्य की अंत्य अवस्थाओं में परिवर्तन। क्या समझेंगे, द्रव्य की अंत्य अवस्थाओं में परिवर्तन। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले कुछ दो चार बातों को समझ लो पहले, जब हम उसके बाद इसको समझेंगे। तो देखिए जो द्रव्य है ना, जो द्रव्य है, ठोस, द्रव और गैस की हम यहाँ विशेष रूप से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अभी इतना ही पढ़ा है। रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण अभी हमने नहीं पढ़ा है, उसको भी हम पढ़ेंगे अभी, तो ध्यान से समझते रहिए। तो देखिए जो ठोस, द्रव, गैस का जो अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट है, सगरी मेन बात होती है अरेंजमेंट के ऊपर निर्भर करती है। अंत्य अवस्थाओं में जो परिवर्तन निर्भर करेगा वो अरेंजमेंट पर निर्भर करेगा। तो देखिए द्रव्य के जो ठोस, द्रव, गैस है, इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो अंतराणविक बल और अवयवी कणों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है, तो अवयवी कण जैसे जैसे बढ़ेगा, अवयवी कणों के मध्य जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, तो वो हमारा ठोस से द्रव और द्रव से गैस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमें देखो यहाँ समझना है। तो देखो क्या समझना है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में ताप और दाब निर्भर किस पर करेगा, ताप पे और दाब पे, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर पे बदलने पर अंत्य परिवर्तित हो जाता है। तो ये अंत्य परिवर्तन देखने को उसमें मिल सकता है। कैसे होगा ताप और दाब में, उसके लिए भी हम यहाँ डिटेल से वीडियो बनाएंगे, इसकी अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नहीं समझाएंगे यहाँ, क्योंकि हमारी वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी तो हमारा रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण पूरा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, किस प्रकार से अंत्य परिवर्तन होता है ताप और दाब के ऊपर। चलिए तो अब हम यहाँ समझते हैं। तो देखिए ठोस, ध्यान से समझना, ठोस को हम करते हैं सबसे पहले गर्म। जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, द्रव में बदलेगा, ठीक है। ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को फिर गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में, द्रव को फिर गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, ठीक है। अगर हम इनको ठंडा करते हैं, जैसे गैस के अवयवी कणों को हम ठंडा करें तो किस में आ जाएगा, द्रव में, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में। यही चीज़ आपको यहाँ समझनी है। इसी को हम बोलते हैं अंत्य परिवर्तन। कैसे समझा है कि यदि हम ठोस को गर्म करें, ठोस को हम पहले गर्म करें, जैसे लोहा है, लोहा को आप गर्म करना शुरू कर दो तो वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद वो लाल पड़ जाएगा। लाल, उसको रोको मत, गर्म करते रहो, उसको धीरे धीरे गर्म करते ही रहो। और जब गर्म करते रहोगे तो वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद भी मत रोको उसको, फिर भी गर्म करते रहो। जब गर्म करते रहोगे उसको, करने के बाद में फिर देखते हो क्या होगा, वो पानी की तरह बिल्कुल बहना शुरू होगा। और बहने के शुरू होने के बाद में फिर क्या होगा, वो सीधा वाष्पीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज को हम बोलते हैं उसका गलनांक, ठीक है, गलनांक। तो देखिए गलनांक क्या होता है, गलनांक किसे कहते हैं, जब ठोस पदार्थों को लिखोगे, ठोस पदार्थों को जिस ताप पर ठोस पदार्थों को जिस ताप पर
वाष्प में बदला जाता है। ठोस पदार्थों को जिस ताप पर वाष्प अवस्था में बदला जाता है वाष्प अवस्था में बदला जाता है, उसका क्या कहलाएगा? उसका गलनांक कहलाएगा। तो क्या बात समझ में आई है? ठोस पदार्थों को जिस ताप पर वाष्प अवस्था में बदला जाता है। तो देखिए किस ताप पर, तो ये रहा हमारा ठोस, और यहाँ ठोस से इसको गैस में बदलना, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाएगा? यहाँ ठोस से गैस का बदलना, यहाँ इसका क्या कहलाएगा? गलनांक। क्या कहलाएगा? यहाँ गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाएगा? उसका गलनांक। अच्छा, अब गैस के अवयवी कणों को अगर हम ठंडा करते हैं तो द्रव में आ जाएगा, और द्रव को हम ठंडा करते हैं तो फिर वो ठोस में चला जाएगा। जैसा कि पानी है, पानी को जैसे गैस है, अब गैस को आप ठंडा करोगे तो वो किस में आ जाएगा? द्रव में। द्रव मतलब पानी की तरह बहने वाला पदार्थ बन जाएगा, और उसको फिर और ठंडा करोगे तो किस में आ जाएगा? फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठोस में आ जाएगा। ठीक है, अब ठोस में उसी चीज़ को हम फिर क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। देखिए क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक की परिभाषा समझ लो। यहाँ क्वथनांक का क्या होता है? ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना, तो हम लिखेंगे ठोस पदार्थ को जिस ताप पर द्रव में बदला जाता है, उसका क्या कहलाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक कहलाएगा वो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आएगी? तो मैंने तुम्हें क्या बातें बताई हैं अंत परिवर्तन के अंदर। देखिए ठोस को हम गर्म करेंगे तो किस में चला जाएगा? ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो द्रव में, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में चला जाएगा। गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो द्रव में, द्रव को ठंडा करेंगे तो वो ठोस में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अंत परिवर्तन। अच्छा, अब हम दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं? तो देखिए ठोस का गैस में बदलना गलनांक हो गया, और ठोस का द्रव में बदलना उसका क्वथनांक हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो इसका भी, फिर आगे हम समझते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉलेजबंद भी है हमारे लिए, नॉलेजफुल रहेगा बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, ये बताओ वीडियो में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? वीडियो को समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैं जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे क्या वो साफ चमक रहा है नहीं चमक रहा है? अच्छा, मेरी जो मैं बोल रहा हूँ क्या मेरी आवाज़, मेरी वॉइस बिल्कुल आप तक साफ पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है? मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे शुरू करेंगे हम रासायनिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण बेस्ड ऑन द केमिकल स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जल्दी से नोट करो बेटे, फटाफट कर लिया नोट? तो चलिए अब हम समझेंगे आगे रासायनिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण।